Okay, so today's topic is presentation of result, that is report and paper writing. It means that what content you are going to add in your research report and paper writing. Clear? So today we are discussing about the same. Now, first of all, let's start with the introduction. It is important for any researcher to present the research material in a systematic and predefined manner. Now, for any researcher, it is very challenging to present his or her data in a systematic manner, because if you are doing a good research, अगर आपने बहुत अच्छा research किया, but if you are not able to present that research in a good manner, in a systematic manner, then might be the research may not be effective. अगर आपने बहुत अच्छा बहुत टाइम देके बहुत बढ़िया रिसर्च किया है, बट आप उसको अगर रिपोर्ट में सही से प्रेजेंट नहीं कर सकते, अगर आप उसको सही से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो उसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, भले आपने बहुत ही अच्छा रिसर्च किया है. सो एवरी रिसर्चर हैज अ ability to present his or her data in a systematic manner and a predefined manner. प्रीडिफाइंड मैनर का मतलब होता है जो फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट के आधार पे ही होना चाहिए. सपोज आप प्रोजेक्ट बना रहे हो इन योर कॉलेज, इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जो फॉर्मेट कॉलेज ने दिया है वो फॉर्मेट में होना चाहिए और सिस्टमेटिक होना चाहिए जो सामने वाले को इजीली समझ में आए. So this is the first criteria of research. Second, a good research is a diluted if it is not presented well by the researcher. अगर रिसर्चर ने उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया है तो अच्छा रिसर्च डाइल्यूट हो जाएगा. डाइल्यूट हो जाएगा मतलब उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी. So if you are able to present your research in a good manner, your quality will get increased. तो अच्छे से आपके रिसर्च को प्रेजेंट करना आना चाहिए, तभी उसकी क्वालिटी मेंटेन हो सकती है. Clear? Third, there exists a difficulty in communicating the researcher's mind to a common person or a person who does not have a solid research background. एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि when you are preparing a report, वो जो कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वो जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो किसका कम्युनिकेशन है? आपके रिस्पोंडेंट का. आप जो रिसर्च रिपोर्ट बनाते हो, इट्स अ कम्युनिकेशन. किसका कम्युनिकेशन है? तो आपका जो रिस्पोंडेंट है जिसने आपको डेटा दिया है. सपोज यू आर मेकिंग अ क्वेश्चनर और आपने क्वेश्चनर रिस्पोंडेंट के पास से भरवाया, फिर वो क्वेश्चनर को हम रिपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं. अगर आपने वो रिपोर्ट में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं यूज किया है, मतलब अच्छा वर्ड्स और अच्छे मैनर में उसको डिस्क्राइब नहीं किया है, तो सामने वाला जो रिस्पोंडेंट है जो बोलना चाहता था वो आप उसको 100% प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे आपके रिपोर्ट में. मतलब जो आपका रिस्पोंडेंट है जो बोलना चाहता है वही एग्जैक्टली 100% आपके रिसर्च रिपोर्ट में दिखना चाहिए. उसका मीनिंग चेंज नहीं हो जाना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है एज अ रिसर्चर. एंड लास्ट, इन अ नटसेल, द रिपोर्ट मस्ट कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स of the research in a systematic and predefined manner. इसका मतलब है कि रिसर्च में आप सब इंपॉर्टेंट चीज इंक्लूड होनी चाहिए in a systematic manner. That is very important. Clear? Now, this is the format what you can include in your research report. First of all, we are discussing about the research report. Later on, we are discussing about the content of research paper. So currently we are discussing about the content of research report. तो पूछा जाता है कि explain the content of research report with any suitable example. So you can take any example, any research title, because in past you might did research and prepare the research report. So what should be included in this? First of all, title page. Then second point, preface. Then third point, acknowledgement. Fourth point, executive summary. उसमें क्या क्या आता है? तो ऑब्जेक्टिव आता है एग्जीक्यूटिव समरी में. ऑब्जेक्टिव, स्टेटमेंट ऑफ मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन. देन फिफ्थ पॉइंट, टेबल ऑफ कंटेंट. क्लियर? Then sixth point, main body of the research report, main body. In that main body, it's contained
इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च मैथोलॉजी, research result and findings, conclusion, recommendation, and last, that is appendix. Clear? One by one we are going to discuss about this content. Now first of all, let's start with the title page. Title page क्या होना, कैसा होना चाहिए? Title page must be attractive. Attractive का मतलब होता है it should not include many colors and design. एट्रैक्टिव होना चाहिए, बट एट्रैक्टिव का मतलब ये नहीं है कि उसमें आप बहुत सारे कलर यूज करो या कोई डिजाइन यूज करो. एट्रैक्टिव मतलब फॉर्मल एक टाइटल पेज होना चाहिए कोई भी रिसर्च रिपोर्ट अगर आप बनाते हो तो. टाइटल पेज में क्या इंक्लूड करना चाहिए? तो टाइटल पेज में मिनिमम यू हैव टू इंक्लूड 4 थिंग्स. टाइटल पेज में मिनिमम यू हैव टू इंक्लूड 4 थिंग्स. नंबर 1, टाइटल ऑफ द रिसर्च. आपने जो रिसर्च किया है उसका टाइटल क्या है. नंबर 2, किसने ये रिसर्च रिपोर्ट बनाया है, मतलब प्रिपेयर्ड बाय. नंबर 3, किसके लिए बनाया है, मतलब प्रिपेयर्ड फॉर, और ठीक है किसके लिए. और लास्ट, मंथ एंड ईयर. अगेन आई एम रिपीटिंग. नंबर 1, टाइटल होना चाहिए टाइटल पेज में. नंबर 2, प्रिपेयर्ड बाय, किसने बनाया है. फिर प्रिपेयर्ड फॉर, किसके लिए बनाया है, शायद आपने कॉलेज के लिए बनाया हो या आपने कोई कंपनी के लिए रिसर्च किया हो, किसके लिए किया. एंड लास्ट, मंथ एंड ईयर. अब ये मंथ एंड ईयर क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये रिसर्च आपने कौन से साल में किया और कौन से मंथ में किया, ये बहुत जानना जरूरी है. क्योंकि ईयर वाइज, सपोज आपने 2020 में कोई रिसर्च किया है और आपने 2010 में कोई रिसर्च किया है, तो दोनों का कंक्लूजन अलग होगा, भले आपने सेम रिसर्च किया है. सपोज you were doing a research in 2010 and same research किसी ने 2020 में भी किया है, तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग हो सकता है. ठीक है, इसीलिए जानना जरूरी है कि ये रिसर्च कौन से साल में हुआ है. क्लियर? तो ये 4 चीज आपको टाइटल पेज में इंक्लूड करनी है. देन सेकेंड पॉइंट, प्रेफरेंस. Clear? Now we are going to discuss about the second point, that is preface. अब ये preface क्या है? तो preface का मतलब होता है कि why you are doing this research. क्यों कर रहे हैं? क्यों मतलब ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, बट ये आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं. सपोज अगर आप कॉलेज की बात करें, जब आप कॉलेज में रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, तो कॉलेज में रिसर्च रिपोर्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक्स. यूनिवर्सिटी के सिलेबस का एक पार्ट है, तो आप लिख सकते हो कि एज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ यूनिवर्सिटी, वी आर डूइंग दिस रिसर्च. ठीक है. और क्यों बनाते हो? ये तो चल हो गया कि एक आपका सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आप रिसर्च रिपोर्ट बनाते हो, ये सब प्रीफेस में आता है. दूसरा, तो because by doing this research report we are getting an exact or practical idea about the research. जो हमने थियरी में पढ़ा है वो हम उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए क्या बना रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हैं. तो ये सब आप लिख सकते हो कि व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, वो सब आप किस में लिखते हो? प्रीफेस में. क्लियर? देन नंबर 3, एक्नॉलेजमेंट. नाउ एक्नॉलेजमेंट में क्या आएगा? तो एक्नॉलेजमेंट कंटेन द थैंक्स. we are giving thanks to many person. जो लोग हमको हेल्प करते जाते हैं, वो सबको हमको एक्नॉलेज करना है. एक्नॉलेज का मतलब होता है थैंक यू बोलना है. Say for example, if you are doing a research report in college, in our college, क्लियर? तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले यू हैव टू गिव थैंक्स टू योर यूनिवर्सिटी. सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी को थैंक्स बोलना चाहिए, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी सिलेबस यू आर डूइंग दिस रिसर्च रिपोर्ट. तो सबसे पहले यू हैव टू गिव एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है थैंक यू बोलना. ठीक है, यू हैव टू गिव एक्नॉलेजमेंट टू यूनिवर्सिटी. देन यू हैव टू गिव एक्नॉलेजमेंट टू डीन और डायरेक्टर. आपके कॉलेज के जो डीन, डायरेक्टर और प्रिंसिपल है, उसको एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए, उसको थैंक यू बोलना चाहिए. फिर आपको एक्नॉलेज करना चाहिए आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, जो आपको आपके हेड है. बिकॉज प्रिंसिपल और डायरेक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में और कुछ कोर्सेज में. ठीक है. अभी
the question is why we have to give thanks to director and head of the department, because directly they are not playing any role in your research report, but indirectly they are supporting to you in terms of providing infrastructure, in terms of providing good environment. ठीक है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, लैब, लाइब्रेरी, देन एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड किया है, तो ये सब के लिए डीन, डायरेक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को थैंक्स बोलना है बाद में। फिर उसके बाद आपको थैंक्स बोलना है योर गाइड, इफ यू हैव एनी गाइड इन योर प्रोजेक्ट, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, फैकल्टी गाइड, तो उसको आपको थैंक्स बोलना है, क्योंकि अदर विदाउट देयर सपोर्ट आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते। उसके बाद आप और कोई फैकल्टी हो जिसने आपको सपोर्ट किया हो इन योर प्रोजेक्ट, तो आप उसको भी थैंक्स बोल सकते हैं। फिर आपके फ्रेंड्स, आपके अदर देन फ्रेंड्स, कोई कंपनी के मैनेजर हो या आपके कोई फैमिली मेंबर हो, आपके फिर आपके गांव में या विलेज या फिर सिटी में कोई हो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जिसने भी आपको हेल्प किया है, आपको उसका नाम मेंशन करके एक्नॉलेजमेंट करना पड़ता है, मतलब आपको उसको थैंक यू बोलना पड़ता है। ये सब एक्नॉलेजमेंट में आता है। देन एग्जीक्यूटिव समरी। अभी एग्जीक्यूटिव समरी में क्या आता है, डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं फटाफट। एग्जीक्यूटिव समरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च। पता है एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है? एग्जीक्यूटिव समरी इज अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑफ योर फुल रिपोर्ट। मतलब एग्जीक्यूटिव समरी 2 पेज की या 3 पेज की या 1 पेज की, डिपेंड्स, हो सकती है। ये एग्जीक्यूटिव समरी आपका पूरा प्रोजेक्ट का क्रक्स है। क्रक्स मतलब मेन पोर्शन है आपके पूरे प्रोजेक्ट का। क्या है? मेन पोर्शन। सपोज अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो आपका सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ेगा, क्योंकि उसके पास पूरा प्रोजेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं है। तो लोग सिर्फ क्या पढ़ते हैं? एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ते हैं और प्रोजेक्ट का कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव समरी सिर्फ पढ़ना, तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप सब चीज इंक्लूड करो। तो एग्जीक्यूटिव समरी क्या है? आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक क्रक्स है, मेन पोर्शन। तो देखो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च, आपने जो रिसर्च कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर स्टेटमेंट ऑफ मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी लिखना है। इसमें मेथोडोलॉजी मतलब क्या कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, व्हाट इज योर सैंपल साइज, व्हाट इज योर सैम्पलिंग टेक्निक्स, व्हिच आर द स्टैटिस्टिकल टूल्स दैट यू यूज, है ना, ये सब आपको लिखना पड़ता है। लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, ये सब आता है मेथोडोलॉजी में, तो वो आपको लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव समरी में। देन रिजल्ट। नाउ व्हाट इज रिजल्ट? तो रिजल्ट का मतलब होता है कि आपने जो रिसर्च किया है, आइदर थ्रू क्वेश्चनर और आइदर थ्रू सेकेंडरी डेटा एनालिसिस, उसका जो मेन रिजल्ट आया। रिजल्ट मतलब डेटा एनालिसिस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बोलते हैं ना। तो आपने जो एनालिसिस किया है, टेबल बनाया है, ग्राफ बनाया है, उसका जो मेन रिजल्ट है, मेन रिजल्ट, वो आपको एग्जीक्यूटिव में रखना है, एग्जीक्यूटिव समरी में। फिर कंक्लूजन, आपके प्रोजेक्ट का कंक्लूजन रखना है। सब नहीं रखना है क्योंकि कंक्लूजन बहुत ज्यादा होते हैं, बट जो मेन कंक्लूजन होते हैं वो। और अगर आपने कोई रिकमेंडेशन दिया है तो आप रिकमेंडेशन भी आपके एग्जीक्यूटिव समरी में रख सकते हैं। तो ये 5 मेन पॉइंट है जो आप एग्जीक्यूटिव समरी में रख सकते हैं। देन टेबल ऑफ कंटेंट। नाउ व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट? तो टेबल ऑफ कंटेंट वो बताता है कि हमने प्रोजेक्ट में कौन कौन सी कंटेंट रखी है विथ पेज नंबर। टेबल ऑफ कंटेंट हमको क्या बताता है कि टेबल ऑफ कंटेंट में क्या आता है कि हमने पूरे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी कंटेंट रखी है और वो कंटेंट का पेज नंबर क्या है, वो आपको बताना पड़ता है। टेबल ऑफ कंटेंट, हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं कि ये इंट्रोडक्शन तो कौन सी पेज पर है, रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी पेज पर है, ये आपको कंटेंट विथ पेज नंबर दिखाना है। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ फिगर एंड टेबल। चलो, आपने टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया, उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ फिगर भी बनाना है और लिस्ट ऑफ टेबल भी बनाना है। ये तीनों चीज अलग है। पहले टेबल ऑफ कंटेंट बना दो मेन, फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ फिगर बनाओ। लिस्ट ऑफ फिगर में क्या आता है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट में बहुत सारे फिगर्स यूज किए होते हैं। फिगर्स मतलब ग्राफ, डायग्राम, आपने बहुत सारे डायग्राम बनाए होते हैं, उसको बोलते हैं फिगर। तो वो कौन सी फिगर कौन से पेज पर है,
वो भी आपको लिस्ट ऑफ फिगर में लिखना पड़ता है। और लिस्ट ऑफ टेबल में आपने बहुत सारे टेबल रखे हैं, तो कौन सा टेबल कौन से पेज पर है वो अगर देखना है तो आपको लिस्ट ऑफ टेबल बनाना पड़ता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल ऑफ कंटेंट। देन मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। मेन बॉडी में क्या आएगा? तो सबसे पहले आप जो रिसर्च करते हो, कोई भी, सपोज यू आर डूइंग अ रिसर्च ऑन फास्ट फूड of Ahmedabad city. So first of all, you need to write introduction about fast food or Ahmedabad city. What people prefer in Ahmedabad related to fast food. तो आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है फास्ट फूड रिलेटेड। सेकेंड, लिटरेचर रिव्यू। आपके मेन प्रोजेक्ट में सबसे पहले क्या आता है? इंट्रोडक्शन। फिर दूसरा आता है लिटरेचर रिव्यू। अभी लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? तो लिटरेचर रिव्यू मींस हम जो टाइटल पे रिसर्च कर रहे हैं, सेम टाइटल पे हमने और जो रिसर्च पेपर स्टडी किए हैं उसको हमको लिटरेचर रिव्यू में रखना पड़ता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो हमको वो रिसर्च का एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, वो रिसर्च का एग्जैक्ट आइडिया लेने के लिए हम किसी और ने जो रिसर्च किया है सेम टॉपिक और रिलेटेड टॉपिक पर, किसी और ने सेम टॉपिक और रिलेटेड टॉपिक पर जो रिसर्च किया है वो रिसर्च को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हमारा रिसर्च कंटिन्यू करते हैं। तो हमने हमारे रिसर्च करने के लिए जिसका रिसर्च हमने पढ़ा, वो रिसर्च में हमने क्या सीखा, उसको वो सब हमको किस में रखना पड़ता है? लिटरेचर रिव्यू में रखना पड़ता है। एक मेथड है लिटरेचर रिव्यू बनाने की, एक मेथड है, वो आपको समझनी पड़ेगी लेटर ऑन, ठीक है, कि हाउ यू कैन प्रिपेयर अ लिटरेचर रिव्यू। बट लिटरेचर रिव्यू का मेन मतलब क्या है? आपने जो जो मटेरियल अब तक पढ़ा है आपके रिसर्च के लिए, आपके रिसर्च को अच्छा बनाने के लिए आपने जो जो भी मटेरियल पढ़ा हो, वो शायद कोई रिसर्च पेपर हो सकता है, वो शायद कोई थीसिस हो सकता है, वो शायद कोई आर्टिकल हो सकता है, केस स्टडी हो सकता है, वो जो आपने पढ़ा है वो आपको लिटरेचर रिव्यू में रखना है कि उसमें से आपने क्या सीखा। देन थर्ड पॉइंट ऑफ योर मेन प्रोजेक्ट इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आपके रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव में रखने हैं। मेन ऑब्जेक्टिव दैट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। देन फोर्थ पॉइंट, रिसर्च मैथोडोलॉजी। आपको क्या बनानी पड़ती है? रिसर्च मैथोडोलॉजी। अभी देखो रिसर्च मैथोडोलॉजी में क्या आता है, तो पहले आता है सैंपल, कि आपके सैंपल क्या है, कौन कौन से आपके सैंपल है। फिर सैंपल साइज, आपने कितने सैंपल साइज लिए, 100, 200, 300, 400, कितनी सैंपल साइज लिए। फिर सैंपल प्रोफाइल, आपने जो सैंपल लिया है उसका प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल मतलब वो मेल फीमेल है, कौन से एरिया के है, ठीक है, लिटरेट है, इलिटरेट है, क्या है, वो टाइटल पे डिपेंड होता है सैंपल प्रोफाइल। से फॉर एग्जांपल हम फास्ट फूड का सर्वे करते हैं, सपोज कि व्हाट इज द प्रेफरेंस ऑफ फास्ट फूड इन अहमदाबाद सिटी, तो हमारा सैंपल प्रोफाइल क्या होगा? तो हमारा सैंपल प्रोफाइल है कि जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, वो हमारा रिस्पोंडेंट है, दैट इज कॉल्ड सैंपल प्रोफाइल। सो सैंपलिंग टेक्निक्स, आपने कौन सी मेथड से सैंपल लिए हैं। इफ यू रिमेंबर, सैंपलिंग की दो मेन मेथड है, रैंडम सैंपलिंग एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम में फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग और उसमें स्नोबॉल सैंपलिंग सब आता है ना। तो उसमें से आपने कौन सी मेथड यूज करके सैंपल लिया है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। देन स्केलिंग टेक्निक्स, देन स्केलिंग टेक्निक्स, आपने कौन से स्केल यूज किए हैं। अगर आपको पता हो तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ स्केल, लाइकर्ट स्केल, स्टेपल स्केल, पिक्टोरियल स्केल, कांस्टेंट सम स्केल, पेयर कंपैरिजन स्केल, बहुत सारे स्केल आते हैं जो आप क्वेश्चनर में रख सकते हो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर क्वेश्चनर इन योर प्रोजेक्ट। तो कौन सा स्केल आपने लिया है, कौन से, वो भी आपको रखने पड़ते हैं। फिर क्वेश्चनर, आपने क्वेश्चनर कैसे बनाया है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, आप कौन से टेस्ट यूज करने वाले हैं वो भी आपको रखने पड़ते हैं एनालिसिस करने के लिए। और लिमिटेशन लास्ट में, एंड फील्ड वर्क, लिमिटेशन क्या है स्टडी के, वो भी आपको आपके प्रोजेक्ट में रखने पड़ते हैं। तो ये सब चीज आपको रिसर्च मैथोलॉजी में रखना पड़ता है। उसके बाद आपको करना है रिजल्ट एंड फाइंडिंग्स। रिजल्ट एंड फाइंडिंग का मतलब होता है आपने जो डेटा कलेक्ट किया है थ्रू क्वेश्चनर और थ्रू अदर मीडियम, इंटरव्यू और समथिंग, तो
उसका आपको रिजल्ट मतलब डेटा एनालिसिस बोलते हैं। रिजल्ट को क्या बोलते हैं? डेटा एनालिसिस। आपको एनालिसिस करना है, टेबल बना के, ग्राफ बना के। हम एनालिसिस करते हैं ना कि कौन से क्वेश्चन का क्या कंक्लूजन आया, वो जो टेबल बना के, ग्राफ बना के करते हैं उसको बोलते हैं रिजल्ट, जिसको दूसरा नाम है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसमें, क्योंकि मेन आपका जो प्रोजेक्ट है, मेन प्रोजेक्ट वो किस पे डिपेंड होता है? रिजल्ट, कि आपने क्या फाइंड किया। ठीक है, रिजल्ट एंड फाइंडिंग्स। ठीक है, एंड लास्ट यू नीड टू इंक्लूड कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। तो आपके प्रोजेक्ट का मेन कंक्लूजन क्या है वो आपको लिखना है इसमें, और रिकमेंडेशन आपने क्या सजेशन दिए। ये रिकमेंडेशन सब रिपोर्ट में पॉसिबल नहीं है, वो टाइटल पे डिपेंड होते हैं कि रिकमेंडेशन करना है या नहीं करना है। रिकमेंडेशन, अगर कोई मिस्टेक आपको लगता है रिसर्च में तो उसको इंप्रूव करने के लिए आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है रिकमेंडेशन रखना, बाकी सब कंपलसरी है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू इंक्लूड इन योर मेन बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड एट द एंड यू हैव टू इंक्लूड अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स में क्या आ सकता है? तो अपेंडिक्स में कॉपी ऑफ द डेटा कलेक्शन फॉर्म, कॉपी ऑफ द डेटा कलेक्शन फॉर्म। ये कॉपी ऑफ द डेटा कलेक्शन फॉर्म का मतलब होता है क्वेश्चनर। If you prepare the questionnaire, you have to put that questionnaire into this appendix. Second, statistical output detail. देखो कभी कभी हम जब रिजल्ट लाना चाहते हैं, रिजल्ट हम लाते हैं, तब हम कुछ हाइपोथेसिस करते हैं या कुछ एनालिसिस करते हैं जिससे टेबल आते हैं। ठीक है, तो वो टेबल आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर जनरल टेबल दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द बॉडी। और चीज, हमारे रिसर्च काफी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो वो रिसर्च में बहुत सारे टेबल आते हैं, क्योंकि हम सपोज एसपीएसएस का यूज करते हैं या तो उसमें बहुत सारे टेबल वो हमको देता है। तो सब टेबल हम मेन प्रोजेक्ट में नहीं रखते, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती और जगह भी नहीं होता है। सपोज हमारे पास बहुत टेबल आए हैं, हमने एनोवा किया है, काई स्क्वायर किया है, टी टेस्ट किया है, तो बहुत सारे टेबल आते हैं। तो सब टेबल जरूरी भी नहीं है और जगह भी नहीं होती है मेन प्रोजेक्ट में रखने के लिए। तो उसमें से वी आर पुटिंग सम सिलेक्टेड टेबल, हम कुछ सिलेक्टेड टेबल मेन प्रोजेक्ट में रखते हैं, और जो जो बाकी टेबल जो मेन प्रोजेक्ट में नहीं रख सकते वो हम किस में रख सकते हैं? अपेंडिक्स। क्लियर? देन बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी मतलब रेफरेंसेस। ठीक है, जो लिटरेचर रिव्यू में और कहीं पर भी हमने रेफरेंसेस रखे हैं, वो दैट यू हैव टू पुट इन बिब्लियोग्राफी एंड अदर सपोर्टिव मटेरियल। और भी कोई मटेरियल आपको रखना है जैसे कि फोटोग्राफ्स या कुछ भी, आप अपेंडिक्स में रख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द मेन बॉडी और मेन कंटेंट ऑफ योर रिसर्च रिपोर्ट। टाइटल पेज, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, टेबल ऑफ कंटेंट, देन मेन बॉडी एंड अपेंडिक्स। ये आपको समझाना है। क्लियर? कि अगर आपको पूछे कि एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, तो आपको ये समझाना है। नाउ वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने समझाई, वो थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर ले फटाफट। टाइटल पेज, तो हमने पहले ही समझाया आपको कि टाइटल पेज में क्या होना चाहिए, चार चीज होनी चाहिए। टाइटल, देन प्रेजेंटेड फॉर, किसके लिए प्रिपेयर किया है, और प्रिपेयर्ड बाय, और मंथ एंड ईयर। देन एग्जीक्यूटिव समरी, तो मैंने ये भी बता दिया कि एग्जीक्यूटिव समरी में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव समरी शुड इंक्लूड, उसमें क्या होना चाहिए, एक तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, देन मैथोडोलॉजी, देन रिजल्ट, उसके बाद कंक्लूजन, और लास्ट में क्या होना चाहिए, रिकमेंडेशन। इतनी चीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है पहले, ये सब पार्ट आपको एग्जीक्यूटिव समरी में रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव समरी इज मेन पोर्शन इन योर प्रोजेक्ट। देन table of content, as we discussed, the table of content present the list of topics included in the research report and the corresponding page number। table of content में आपने आपके प्रोजेक्ट में कौन से टॉपिक लिए हैं वो आप टेबल ऑफ कंटेंट में रखते हैं, और विद पेज नंबर। ठीक है, और टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आपको लिस्ट ऑफ फिगर और लिस्ट ऑफ टेबल भी बनाने होते हैं। क्लियर? चलो पेज नंबर की बात कर देते हैं। पेज नंबर में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग का फेज है, प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग का फेज कौन सा है, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, एग्जीक्यूटिव समरी और टेबल ऑफ कंटेंट, ये स्टार्टिंग का फेज है। इसमें हमको रोमन पेज नंबर देने होते हैं।
हमको प्रोजेक्ट में पेज नंबर देने होते हैं ना। तो जो प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग फेज है, जैसे कि प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, एग्जीक्यूटिव समरी एंड टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें रोमन पेज नंबर ऐसे होते हैं, देखो रोमन पेज नंबर आई रोमन पेज नंबर देने। और मेन जो बॉडी है प्रोजेक्ट की, मेन बॉडी जो हमने डिस्कस की, उसमें 1 2 3 रेगुलर नंबर आपको पेज नंबर देने हैं, ये याद रखना, ठीक है। देखो मेन बॉडी, तो मेन बॉडी में क्या क्या आता है, वी ऑलरेडी डिस्कस मेन बॉडी में क्या आता है। तो पहले मेन बॉडी में आता है इंट्रोडक्शन सेक्शन। आप जो रिसर्च करते हैं जैसे कि फास्ट फूड, तो आपको फास्ट फूड के बारे में समझाना है इंट्रोडक्शन में कि फास्ट फूड क्या होता है, विच आर द टाइप्स ऑफ फास्ट फूड एंड ऑल, ठीक है। तो मेन बॉडी में पहला पोर्शन आता है इंट्रोडक्शन। सेकेंड पोर्शन आता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आपने जो रिसर्च किया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देन रिसर्च मैथोलॉजी, रिसर्च मैथोलॉजी में हमने अभी समझा क्या आता है, सैंपल साइज, सैंपल प्रोफाइल, सैम्पलिंग टेक्निक्स, स्केलिंग टेक्निक्स, क्वेश्चनर, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड फील्ड वर्क, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। देन रिजल्ट एंड फाइंडिंग, फिर मेन बॉडी में आपको क्या रखना है, रिजल्ट, आपका रिसर्च का क्या रिजल्ट आया, टेबल ग्राफ वो सब आपको रिजल्ट में रखना है, एंड फाइंडिंग्स बनाना है। At the end of this you have to make the conclusion and recommendation, ये सब मेन बॉडी में आता है, क्लियर। सो आपको सिंपल है, you have to explain that main portion of the project, अगर एग्जाम में पूछा गया तो। नाउ फिर एक और पॉइंट है इसमें, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो प्रोजेक्ट में आपको ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं वो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो कौन से टाइप के ग्राफ आप रख सकते हो, तो यहाँ पे कुछ टाइप के ग्राफ रखे हैं, जैसे कि बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओगिव एंड स्कैटर प्लॉट। अभी मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं। अगर आप सिंगल सिलेक्शन वाला क्वेश्चन रखते हो, सिंगल सिलेक्शन का क्वेश्चन का एनालिसिस करना है जिसमें एक ही टिक करना हो, उसको सिंगल सिलेक्शन बोलते हैं। तो जनरली उसमें पाई चार्ट यूज होता है, जनरली पाई चार्ट, ठीक है। बार चार्ट भी कर सकते हैं बट जनरली पाई चार्ट करते हैं। फिर आपको स्केल वाला हो, मल्टी चॉइस हो या रैंक वाला क्वेश्चन हो तो आप बार चार्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप दोनों यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि पाई चार्ट और, बट जनरली सिंगल सिलेक्शन का क्वेश्चन हो तो पाई चार्ट, और मल्टी चॉइस, रैंक और स्केल वाला क्वेश्चन हो तो आप बार चार्ट यूज कर सकते हैं। फिर हिस्टोग्राम हमारे में ये तीन बहुत ही कम यूज होते हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और गिव, ये हमारे में बहुत कम यूज होते हैं। हाँ, स्कैटर प्लॉट यूज होता है। ये स्कैटर प्लॉट जब आप फाइनेंस का प्रोजेक्ट बनाते हो, फाइनेंस में पता है लाइन बनाते हैं, अप जा रहा हो डाउन जा रहा हो ऐसे लाइन बनाते हैं ना स्टॉक मार्केट में, ऐसा, तो उस टाइम पे आप स्कैटर प्लॉट डायग्राम यूज कर सकते हैं, क्लियर। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओरल प्रेजेंटेशन। जब आप चलो यू आर मेकिंग गुड प्रोजेक्ट, यू आर इन अ प्रोसेस फॉर मेकिंग अ गुड प्रोजेक्ट, बट प्रोजेक्ट आपने चलो अच्छा बना भी दिया, बट अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ओरल प्रेजेंटेशन की बात है। अब तक हमने जो डिस्कस किया वो रिटन प्रेजेंटेशन था। रिटन प्रेजेंटेशन मतलब आप लिख के प्रोजेक्ट कैसे अच्छा बना सकते हो और क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। बट ये ओरल, जब आप किसी को ओरली प्रेजेंट करते हो तो क्या क्या उसमें होना चाहिए, तो देखो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। पहला, identify the audience and arrange the presentation in accordance with their understanding capacity. First of all, it is very important, अगर आप अच्छे प्रेजेंटर बनना चाहते हो तो identify the audience, और ऑडियंस के आधार पे आप प्रेजेंट करो और वैसे ही कंटेंट रखो, और वैसे कंटेंट रखो जैसे आपके ऑडियंस को समझ में आए। तो क्योंकि ऑडियंस को कन्विंस करेंगे तो ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और मार्क्स मिलेगा, क्लियर। सो ऐसे ऑडियंस को आइडेंटिफाई करो और ऑडियंस के आधार पे आप प्रेजेंट करो। सेकंड, मेक द प्रेजेंटेशन इन बुलेटेड पॉइंट एंड हाईलाइट द मेजर फाइंडिंग्स। आपके प्रोजेक्ट में और आपके प्रेजेंटेशन में जो जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करो, क्योंकि सब पॉइंट शॉर्ट टाइम में पढ़ना मुश्किल है ड्यूरिंग वाइवा, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट करो जिससे आप भी इजीली समझ पाओ और सामने वाला भी इजीली समझ पाए। देन a summary of the written report can be distributed to the audience before the starting of the presentation for the reference. आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो उससे पहले एक आपने 1-2 पेज का समरी, एक आध पेज का समरी रिपोर्ट बनाया हुआ हो,
आपके पूरे प्रोजेक्ट जो 100 पेज का प्रोजेक्ट है सपोज, उसका एक समरी रिपोर्ट बना दो 1 पेज का, वो आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिफोर योर प्रेजेंटेशन। सो वो एक बार पढ़ लेंगे तो इजीली आइडिया उसको आ जाएगा कि ये लोग क्या समझाने वाले हैं। देन सिंपल चार्ट एंड ग्राफ, यू हैव टू यूज सिंपल चार्ट एंड ग्राफ जिससे सामने वाले को समझ में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 5, डू नॉट ट्राई टू रीड द मटेरियल रादर देन मेक आईज कॉन्टेक्ट। आप प्रेजेंटेशन में से पढ़ना स्टार्ट मत कर दो। काफी लोग क्या करते हैं, जो आपने प्रेजेंटेशन में रखना है थ्रू आउट वो पढ़ते ही जाते हैं। यू हैव टू क्रिएट आई कॉन्टेक्ट। आपको ऑडियंस के सामने ज्यादा देखना है, प्रेजेंटेशन में ज्यादा नहीं देखना है। हाँ, आपको क्या करना है, मेन में जो पॉइंट्स है वो प्रेजेंटेशन से देख सकते हैं, बट उसके बाद आपको समझाना है आई कांटेक्ट रख के। ज्यादा पूरा सेम टू सेम पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर नाउअडेज बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करके प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट, अगर डेटा बहुत ज्यादा है जो आप प्रेजेंटेशन में नहीं रख सकते, तो आप हाइपर लिंक का यूज कर से आप वो डेटा को दिखा सकते हैं। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कभी कभी क्या होता है, हमने बहुत अच्छा रिसर्च किया, बहुत डिटेल में रिसर्च किया है, बट जो हमको प्रेजेंटेशन का टाइम दिया है उसमें वो डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर सकते, और हमारे प्रेजेंटेशन में वो डेटा हम नहीं रख सकते, स्लाइड में इतना डेटा है, तो यू कैन यूज हाइपरलिंक। सो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं व्हेन यू आर डूइंग ओरल प्रेजेंटेशन। नाउ लास्ट पॉइंट, रिसर्च पेपर कंटेंट। जब आप रिसर्च पेपर बनाते हो तो कौन सी कंटेंट लेनी चाहिए? देखो, एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, जो हमने अब तक डिस्कस किया वो कंटेंट थी रिसर्च रिपोर्ट की, और ये जो कंटेंट है वो है रिसर्च पेपर बनाने की। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज्यादातर रिसर्च रिपोर्ट बनाने का पूछते हैं, लेकिन कभी कभी रिसर्च पेपर बनाना है तो कौन सी कंटेंट लेनी है वो आपको पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। चलो, अगर आप ध्यान से देखेंगे कौन सी कंटेंट आती है, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये किसके जैसा लगता है, तो ये सेम है रिसर्च रिपोर्ट जैसा। रिसर्च रिपोर्ट जो हमने अभी डिस्कस किया उसका ही मेन, उसका ही पोर्शन है ना, उसके जैसा ही है, कुछ पोर्शन नहीं है। तो ध्यान से समझो, रिसर्च पेपर ये शॉर्ट फॉर्मेट होता है रिसर्च रिपोर्ट का। रिसर्च रिपोर्ट बहुत मतलब डिटेल में होता है, 100 पेज, 80 पेज, 90 पेजेस। लेकिन रिसर्च पेपर है ना, वो 20 पेजेस या 15 पेजेस का होता है। कुछ कुछ रिसर्च पेपर तो 10 पेजेस के, 5 पेजेस के भी होते हैं। ठीक है, तो हमने जो रिसर्च रिपोर्ट डिटेल में बनाया उसका शॉर्ट फॉर्म आप शॉर्ट में एनालिसिस करेंगे तो वो किसमें, वो क्या बन जाएगा, रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर में सबसे पहले क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव समरी। एब्स्ट्रैक्ट कैसा होता है, एग्जीक्यूटिव समरी होता है, शॉर्ट में। पूरे रिसर्च पेपर का जो आप क्रक्स होता है वो किसमें लिखते हो, एब्स्ट्रैक्ट। देन इंट्रोडक्शन, देन लिटरेचर रिव्यू, अब तक हमने जो मटेरियल पढ़ा वो किसमें रखते हैं, लिटरेचर रिव्यू। फिर रिसर्च मैथोलॉजी, देन रिजल्ट, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। बट ये सब आपको रखना है शॉर्ट में। सो दिस वे you can include the content of research report and research paper.